हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार और विचार को हमने किया साकार। तो इस विचार को साकार करने के क्रम में हम जो पढ़ रहे हैं वो है वर्णमाला हिंदी में, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है और उसी के लिए ये हिंदी जो 25 में से 25 मार्क्स आपको दिलाने वाली है। तो हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हमने वर्णमाला जान लिया था, वर्ण जान लिए, शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, अक्षर क्या होता है, इस विषय में हमने चर्चा करी थी। अब जो हम शुरुआत कर रहे हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। और वर्णमाला को हमने 3 भागों में बांटा है, एक स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब जो शुरुआत हो रही है वो है स्वर की बच्चों। किसकी? स्वर की। जैसा कि आपको पता है स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक निकल जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक निकल जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें किसी प्रकार की मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, जो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं बच्चों? स्वतंत्र होते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं बात करूं स्वरों की संख्या, तो स्वरों की याद रखिएगा, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। हाँ, लेकिन अपन अब पढ़ेंगे कि अलग अलग आधार पे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमसे प्रश्न सीधा पूछा गया है कि बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। मैंने बोला स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक निकलते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। 11 स्वरों की संख्या होती है। ये होता है एक तो अ, एक होता है बड़ा आ, एक होती है ई, एक होती है बड़ी ई, एक होता है ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। ये होते हैं स्वर बच्चों। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब स्वर कहते किसे हैं? मैंने बोला कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक निकल जाते हैं। कभी आपको देखे हैं आपने ऐसा? कभी सोचा है आपने कैसे निकलते होंगे स्वतंत्रता पूर्वक? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप बताइएगा, सोचिएगा, विचार जरूर कीजिएगा। मैंने बोला मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लगी। क्या लगी? सबको लगी है चोट, ऐसा हो ही नहीं, सबके घुटन छिले होते हैं, आपको पता ही है। तो यदि आपको चोट लगती है तो आपके मुख से क्या निकलता है? सबसे पहले क्या निकलता है? या तो निकलेगा आ, या तो निकलेगा आई, या तो निकलेगा आउ। किसी का आउच तो नहीं निकलता? कोई आउच वाला तो नहीं है? देखो, आउच मैं बताता हूं, आउच निकलता है। आउच निकलता है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का। कहां निकलता है? सिर्फ किसका निकलता है? सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का निकलता है, लड़कों का नहीं निकलता। लड़कियों का भी घर के बाहर निकले, घर के अंदर नहीं निकलता। कहां निकलता है? घर के बाहर निकलता है। तो वो भी ऐसे नहीं निकलता, जब वो होती है किसके साथ? अपने बाबू सोना के साथ, तब जाके उनका निकलता है आउच। क्या होता है? वास्तव में कुछ नहीं है। आउच जो शब्द है वो बनावटी है। कोई लड़का आज तक मुझे आउच करता हुआ नहीं दिखाई दिया। चोट लगी तो उनका कहना होता है हमें आउच हो गई है। अब आप हमारे बाबू, जो आपके बाबू हैं, वो आपके बाबू आपकी आउच को ठीक कर दें। अरे बाबू को आउच हो गया है, अच्छा आउच ठीक करना है। तो ये बनावटी है। यही लड़की अगर घर में होगी तो यही आ ऊ ई करेंगी। क्या करेंगी? आ ऊ ई, आई उई, यही करेंगी। तो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक निकल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा टार्जन। टार्जन देखा है आपने? जो जंगल में होता था, वो ऐसे रस्सी पकड़ता था और फिर जाता था। तो जब वो रस्सी पकड़ेगा, जब जाता था तो क्या बोलता था? आ, ऐसे करता था। मतलब समझना, क्योंकि वो टार्जन जंगल में रह के भी स्वर बोल पा रहा है। जंगल में है फिर भी स्वरों का उच्चारण कर रहा है। इसका मतलब ये, अगर उसने वर्णमाला पढ़ी होती या वर्णमाला सीखी होती, दूसरे वर्ण सीखे होते, तो क्या करता वो ऐसे थोड़ी नहीं, आ नहीं करता, फिर वो जाता धूम मचाले धूम मचाले धूम, तो ऐसे जाता। फिर वो अभी क्या करा उसने? क्योंकि उसने सीखा ही नहीं। यदि उसने दूसरे वर्ण सीखे होते तो फिर वो कैसे जाता? दूसरी ध्वनि निकालते हुए जाता, अगर दूसरे वर्ण सीखे होते तो। लेकिन ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक निकल रहे हैं, अपन को किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे निकल जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो
आ करते हैं, करते हैं। आपने देखा होगा वो, अच्छा वो आपको क्या लगता है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो गूंगे हैं या फिर वो बह रहे हैं? क्या है? देखिए, यदि वो गूंगे होते तो उनके मुंह से आ भी नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता? आ भी नहीं निकलता। वास्तव में वो जो लोग होते हैं वो होते हैं बहरे, मतलब उनको कान से सुनाई नहीं देता। यदि उनको कान से सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ उनको आज तक कोई भी वर्ण सुनाई नहीं दिया, कोई भी वर्ण। यदि कोई वर्ण सुनाई देता तो वो मुंह से वो भी निकालते। लेकिन ऐसे वर्ण मैंने बोला जो स्वतंत्रता पूर्वक निकल जाते हैं, उनको बोलने के लिए किसी आवश्यकता की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, कोई मेहनत नहीं करनी। तो आ निकल गया, आया समझ में? इसीलिए उनके मुंह से क्या निकल जाता है? स्वर निकल जाते हैं। एक और प्रश्न था कि बच्चा पैदा होता है तो कौन सा वर्ण बोलता है या क्या बोलता है, हमने पहले डिस्कस किया था। तो बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और रोता है तो क्या करता है? तो आ ऊ उई करता है। क्या करता है? रोता है। तो उसके मुंह से भी क्या निकलता है? स्वर निकलता है, क्योंकि उसने भी अभी वर्णमाला नहीं सीखी है। सीख लेता तो कैसे करता? क्या कैसे रोता फिर वो बच्चा? अगर वर्णमाला सीख के होता तो का कू की करके रोता, लेकिन उसने नहीं सीखी थी, इसलिए वो आ करके रोया। आया ना समझ में? तो ये स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाने वाले वर्ण ही स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आया समझ में? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, मैंने बोला स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। और स्वर 11 तो याद रखिएगा स्वर 11 और मात्रा पूछा जाता है। बताइए मात्रा कितनी होती है? मात्रा कितनी होती है? तो यदि स्वर 11 तो मात्राएं भी नहीं, मात्राएं होती हैं 10। मात्रा कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 10 होती हैं। मात्राएं होती हैं 10। देखिएगा कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, अपन देख लेते हैं। देखना, एक होती है आपकी बड़ा आ की मात्रा, ऐसे करते हैं इसको। एक होती है ई की, छोटी ई की मात्रा। एक होती है बड़ी ई की मात्रा। एक होती है छोटे ऊ की मात्रा। एक होती है बड़े ऊ की मात्रा। एक होती है री की मात्रा। एक होती है ए की मात्रा। एक होती है आई की मात्रा। एक होती है ओ की मात्रा और एक होती है औ की मात्रा। कितनी मात्राएं? कितनी मात्राएं प्यारे बच्चों? 10 मात्राएं। मतलब इस छोटे वाले आ की कोई मात्रा नहीं होती। किसकी मात्रा नहीं होती है? इस आ की मात्रा नहीं होती। और इस छोटे आ को ही कहा जाता है क्या? शहीद वर्ण। क्या कहा जाता है बच्चों? शहीद वर्ण या स्वर। शहीद वर्ण या स्वर। अच्छा, ये भी शहीद होगा। मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको शहीद भी करूंगा आपको, है ना। इसको अपन लुप्ताकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुप्ताकार या अवग्रह। अवग्रह की संधि होती है, लुप्ताकार होता है। मैं बताऊंगा आपको वो। शहीद वर्ण या स्वर। शहीद वर्ण या स्वर कहते हैं किसको? छोटे आ को। तो स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं बच्चों? स्वर 11, मात्राएं 10। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जहन में बिठा लीजिएगा, और हर एक मात्रा का चिन्ह भी आपको याद होना चाहिए। एक और अच्छा प्रश्न जो एमपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, बताइए ऐसी कौन सी मात्रा है जो लगाई पहले जाती है और जिसका उच्चारण बाद में होता है। बहुत अच्छा प्रश्न रख दिया मैंने आपके सामने। बताइए, सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बताइए ऐसी कौन सी मात्रा है जो लगाई पहले जाती है, उसका उच्चारण बाद में होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, वो मात्रा है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ये थी, जैसे मैं लगाऊं, मान लीजिए का लिखा है, इस का के ऊपर मैंने छोटी ई की मात्रा लगाई तो लिखा है की। क्या लिखा है? की। अब देखिए इस मात्रा का कहां पे लगाई जा रही है? पहले लगाई जा रही है। ये वर्ण है का, इस का वर्ण के पहले लगाई गई, ये पहले लगाई गई। लेकिन इसका उच्चारण अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये लिखाता है का और ई। इसका उच्चारण कहां हो रहा है? बाद में हो रहा है। तो छोटी ई की मात्रा ऐसी है जो लगाई पहले जाती है, उसका उच्चारण बाद में होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब स्वरों की संख्या पर। क्या पे बच्चों? स्वरों की संख्या पर। देखिएगा, स्वर की संख्या।
स्वर की संख्या हम अलग अलग आधार पे, वैसे तो स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं, स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं अब स्वरों की संख्या अलग अलग आधार पे पढ़ने वाले हैं, अलग अलग आधार पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वरों की संख्या में, तो मैं बात करूंगा कि सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो उच्चारण या बोलना सीखता है, और बोलना सीखता है तो उच्चारण करना सीखता है। तो उच्चारण के आधार पर, काय के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी होती है अपन गिन लेते हैं। देखिए कौन कौन से स्वर होते हैं जो उच्चारण के आधार पर होते हैं। एक होता है आ, ई, उ, ए, एक होता है ए, आए, ओ और औ। उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या हो गई है मेरे प्यारे बच्चों 10। कितने होती है 10। ये 10 स्वर है उच्चारण के आधार पे। नंबर दूसरा देखिएगा, काय के आधार पे बात करें हम, लेखन के आधार पे, लेखन के आधार पे। उच्चारण के आधार पे 10 मतलब कौन सा स्वर दिखाई नहीं दे रहा, री, मतलब री से ऋषि वाला। तो री दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो री का उच्चारण नहीं कर पाते हैं अपन, देखा है ना कितना मुश्किल होता है री, लेकिन हाँ लिख तो सकते हैं ना। तो ये 10 तो ये हो गए, एक 11वां कौन सा हो गया आपका, री। 10 ये, एक 11वां री। अच्छा लेखन के आधार पे ठीक है, हम बात करते हैं काय के आधार पे। लेखन के आधार पे कितने हो गए प्यारे बच्चों, 11 हो गए। अब मैं बात करूं नंबर तीसरा, उच्चारण के आधार पे, लेखन के आधार पे, परंपरा के आधार पे लिख लेते हैं। काय के आधार पे, परंपरा के आधार पे स्वरों की संख्या। परंपरा के आधार पे स्वर देखिए, लेखन के आधार पे कितने हो गए, इसके आधार पे थे आपके, ये हो गए 11, ये हो गए थे आपके 10। परंपरा के आधार पे होते हैं बच्चों 13। कितने होते हैं 13। ये 10 और एक 11 और ये हो गया एक अम, क्योंकि बचपन से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, अम और आहा को स्वर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अम और आहा को काय में पढ़ते हैं, स्वर में पढ़ते हैं, इसलिए परंपरा के आधार पे कितने होते हैं 13। मतलब 10 ये, 11, 12 और 13। और देखिए वैसे ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी आ गया तो अपन देख लेते हैं। अधिकतम स्वरों की संख्या, अधिकतम स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम स्वरों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 16। बोलोगे सर 16 स्वर तो नहीं पढ़े हमने आज तक। हाँ हिंदी में नहीं पढ़े होंगे, संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं इसको। 13 ये हो गए। एक तो होता है आपका री और एक होता है बड़ा री, इसको बोलते हैं री। ये री और ये री। आपने देखा होगा एक होता है लिरी, क्या होता है लिरी, और एक शब्द होता है आपका बड़ा लिरी। तो ये हो गए 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4 आधार पे बता दी, उच्चारण के आधार पे, लेखन के आधार पे, परंपरा के आधार पे, और अधिकतम स्वरों की संख्या कितनी हो गई बच्चों 16। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आने वाले हैं स्वरों के प्रकार पे, स्वरों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। देखिएगा स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार बहुत सारे आधारों पर पढ़ने वाले हैं हम स्वरों के प्रकार। देखें ना, आपको उम्मीद बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। आज स्वर एकदम क्लियर होने वाले हैं आपके। सबसे पहला मैं बात करता हूं स्वरों के प्रकार में, वो होता है कामता प्रसाद गुरु के आधार पर। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर, या इसको ही बोलते हैं अपन उत्पत्ति के आधार पर। काय के आधार पर बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। कामता प्रसाद गुरु या उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं आपके मूल स्वर, एक क्या होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं संधि स्वर। एक क्या होते हैं संधि स्वर। एक होते हैं मूल स्वर और एक होते हैं संधि स्वर।
अच्छा, ये मूल स्वर किसे कहते हैं और संधि स्वर किसे कहते हैं? जैसे आपको पता होगा मूल रूप किसी भी चीज, मूल निवासी मतलब जहां उसकी उत्पत्ति हुई, मतलब जब से सबसे छोटा जहां पे वो था, वो क्या होता है? उसका मूल होता है। तो मतलब मूल स्वरों की संख्या कितनी होनी चाहिए देख लेते हैं अपन अभी। मूल स्वर होते हैं 4, जैसे कि एक तो होता है आ। इस आ से छोटा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये ई, इस ई से छोटा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये होता है ऊ, इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और होता है री। तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। अब आते हैं अपन संधि स्वर पे। काय पे बच्चों? संधि स्वर। संधि स्वर भी होते हैं 2 प्रकार के। संधि स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं आपके दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। एक होते हैं दीर्घ संधि स्वर और एक होते हैं संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। अब दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर किसे कहते हैं? संधि मतलब होता है 2 चीजों का मिलना। संधि मतलब क्या होता है? मिलना या मेल। तो 2 चीजों का मिलना, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे स्वर कैसे बनेंगे? मिल के बनेंगे। कैसे बनेंगे? मिल के बनेंगे। अच्छा, आपको पता होगा दीर्घ संधि और संयुक्त संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। और संयुक्त मतलब होता है फिर से 2 चीजों का मिलना, मतलब अलग अलग चीज मिलके संयुक्त होती हैं। मैं बात करता हूं शादी की बच्चों। काय की? शादी की। शादी कितने प्रकार की होती है? शादी कितने? शादी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है लव मैरिज और एक होती है अरेंज मैरिज। एक होती है कौन सी? लव मैरिज। एक होती है अरेंज मैरिज। लव मैरिज का मतलब या अरेंज मैरिज का मतलब क्या होता है? अरेंज मैरिज का अर्थ ये होता है कि आप अपने ही समाज में शादी करेंगे। हम किसी धर्म जाति या उसको हमारा नीचा या ऊपर दिखाना उसका उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ समझाने के लिए, कोई भी अगर जाति का प्रयोग कर रहे हैं तो समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, जैसे संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर मैंने बोला कि 2 प्रकार की शादी होती है, जिसमें से एक होती है दीर्घ संधि स्वर और एक होती है संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर है आपकी कौन सी? अरेंज मैरिज। क्या है बच्चों? अरेंज मैरिज। देखिए अब कैसे, क्योंकि यहां पे क्या होने वाली है? अरेंज मैरिज मतलब अपनी ही समाज में, मतलब जैसे शर्मा जी की शादी शर्मा जी से, वर्मा जी की वर्मा जी से, पांडे जी की पांडे जी की, कुशवाहा जी की कुशवाहा जी से। तो इस तरह से क्या होगी? शादी होगी। जैसे मैं बात करता हूं, ये एक ही समाज में शादी होगी। आ से आ मिला तो बड़ा आ, ई से ई मिली तो बड़ी ई, थोड़ी छोटी से छोटी मिली तो बड़ी। ऊ से ऊ मिला तो बड़ा ऊ। इसका मतलब यह हुआ कि दीर्घ संधि स्वर आ, ई और ऊ होते हैं। क्या होते हैं? आ, ई और ऊ। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर मतलब, हाँ, मन में लड्डू फूटा। अच्छा, मन में लड्डू फूटा। लव मैरिज की बात करने वाले हैं। कौन सी? लव मैरिज। तो लव मैरिज होती है जैसे कि मान लीजिए शर्मा जी की वर्मा जी से, पांडे जी की कुशवाहा जी से, फलाने जी की फलाने जी से शादी करवा दी। और देखो, शादी ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा टॉपिक है जो बेकारी होता है, चाहे वो कोई सी भी हो, है ना। तो इस पे भी आप लोग क्या कीजिएगा? विचार कीजिएगा। विचार कीजिए। विचार करने से सब चीज़ें सही होती हैं। देखिएगा, हम बोले संयुक्त संधि स्वर। अब होने वाली है किसकी? लव मैरिज शादी होने वाली। लव मैरिज मतलब ये तो समाज में हो गई, आ से आ मिला, ई से ई मिला, ऊ से ऊ मिला। अब होगी क्या? पर समाज में शादी। जैसे मैं बात करूं, आ या आ मिलेगा किससे? ई या ई से, तो बनेगा आपका ए। क्या बनेगा? ए। या फिर हम बात करें आ या आ मिलेगा किससे? ए से, तो बनेगा आए, है ना। या फिर हम बात करें आ या आ किससे मिलेगा आपका? ऊ या ऊ से, तो बनेगा ओ। या मैं बात करूं आ या आ किससे मिलेगा? ओ से, तो बनेगा औ। तो ये 4 प्रकार की मैंने आपको बता दिए। क्या? संयुक्त संधि स्वर। मतलब आ से ई को मिलाओगे तो ए, आ से ए को मिलाओगे तो आए, आ से ऊ या ऊ को मिलाओगे तो ओ, और आ से ओ को मिलाओगे तो औ होता है। तो ये था आपका काय के आधार पर? कामता प्रसाद गुरु के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगला आधार देखने वाले हैं। इस सब की जो PDF है
इन सारी चीज़ों की PDF हम आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो हम बनेगा किस नाम से, ज्ञान दर्शन के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो आधार है वो है आपका उच्चारण अवधि के आधार पर। काय के आधार पर? उच्चारण अवधि के आधार पर। वो था उत्पत्ति के आधार पर या कामता प्रसाद गुरु के आधार पर, यह है उच्चारण अवधि के आधार पर। अच्छा, उच्चारण अवधि के आधार पर होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, उच्चारण अवधि मतलब उच्चारण करने में समय लगने वाला है। क्या लगने वाला है इसमें? उच्चारण करने में समय लगेगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं बात करूं उच्चारण अवधि के आधार पे, जो पहला होता है वो होते हैं मूल स्वर। एक सेकंड, क्या होते हैं? मूल स्वर, या इन्हें क्या बोलते हैं अपन? ह्रस्व स्वर, या इन्हीं को बोलते हैं अपन लघु स्वर, या इन्हीं को बोलते हैं अपन एक मात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं? यही होते हैं मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। दूसरे होते हैं आपके दीर्घ स्वर। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर, या इन्हीं को बोलते हैं अपन द्विमात्रिक स्वर। क्या? द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। और नंबर तीसरे होते हैं आपके प्लुत स्वर। कौन से स्वर? प्लुत स्वर, या इन्हीं को बोलते हैं अपन त्रिमात्रिक स्वर या त्रैमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक या त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। अब देखिएगा, मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। मैंने बोला कि ये स्वर जो है वो उच्चारण अवधि के आधार पे बोले जाते हैं। काय के आधार पर बोले जाते हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर। देखिएगा, उच्चारण अवधि के आधार पे सबसे पहले बात करूं मूल स्वर मतलब, या इनको बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें एक मात्रा के समय, एक मात्रा के बराबर समय लगेगा, वो एक मात्रिक स्वर कहलाएंगे, या दीर्घ या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आ, ई, उ और री, तो ये 4 हैं जो क्या है? मूल स्वर है। पूछा जाता है बताइए निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, या निम्न में से कौन सा मूल स्वर है। ठीक है, तो ये हो गए मूल स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगता है। अब देखिए, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक। दीर्घ मतलब ही क्या होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं? देख लो, एक होता है आपका आ, एक होती है बड़ी ई, एक होता है उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इनकी संख्या होती है 7। पूछा गया है द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। द्विमात्रिक मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा का समय लगता है। कितना लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है, वो दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। हम बात करते हैं प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर की। प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, इसका मतलब ये हुआ वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें 3 मात्रा या उससे अधिक समय लगने वाला है। कितना समय लगने वाला है? 3 मात्रा या उससे अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं अपन? प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। अब देखिए कौन से होते हैं ये प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। देखिए, इनका जो चिन्ह होता है आपने देखा होगा, या तो इंग्लिश का एस या फिर हिंदी का 3 की तरह होता है। इसको प्लुत चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? प्लुत चिन्ह कहते हैं। संस्कृत में इनका प्रयोग होता है, हिंदी में भी इनका प्रयोग होता है। अब इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है देख लेते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए कोई राकेश नाम का बच्चा है, वो मेरे पास में बैठा है, मैंने बोला राकेश, सुन लिया, कोई बात नहीं। थोड़ा दूर बैठा है, राकेश, सुन लिया। अब मेरे इतना दूर बैठा है वो कि मैं उसको चिल्लाऊंगा तो भी नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी मैं चिल्लाऊंगा। कैसे चिल्लाऊंगा? राकेश। क्या बोला मैंने? ये आपका
क्या बोला मैंने? राकेश। तो हम किसी को पुकारने में, काय में? पुकारने में। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कभी अपन घर पे हैं और मम्मी ने खूब जम के मार दिया तो आ गया रोना, तो हम कैसे रोते हैं? सुर लगा के रोते हैं ना, मम्मी। तो ई क्या है? ये जो लंबी जो मात्रा निकल रही है ना, वही तो क्या है? प्लुत स्वर है, मम्मी। तो किस क्या करने में? एक तो किसी को पुकारने में, चिल्लाने में भी करते हैं। बहुत तेज चिल्लाना है, गुस्सा करना है तो अपन क्या करते हैं? सुर लगा देते हैं बहुत तेज। तो वही वहां भी क्या होता है? आपका प्लुत स्वर होता है। अच्छा, गाने में, जैसे गाने सुने होंगे आपने काफी सारे, जैसे मैंने बोला एक गाना है तन्हाई, तो ये ई है ना, यही प्लुत स्वर है, तन्हाई। तो रोने में, गाने में, किसी को पुकारने में, चिल्लाने में, इन सब में जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं आपके प्लुत स्वर या त्रैमात्रिक स्वर। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके काय के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर थे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगला जो प्रकार है वो है जाति के आधार पर। बच्चों काय के आधार पर? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके सजातीय और एक होते हैं विजातीय। एक होते हैं सजातीय और एक होते हैं विजातीय। जैसा कि आपको पता है, सजातीय और विजातीय मतलब वही लव मैरिज और अरेंज मैरिज। सजातीय मतलब एक ही जाति के स्वर। जैसे मान लीजिए हमने आ से मिलाया आ तो बना क्या? आ। ई से मिलाई ई तो क्या बनी? बड़ी बड़ी ई। ऊ से मिलाया ऊ तो बना क्या? ऊ। विजातीय की बात करेंगे तो ये हो गए आपके सजातीय, एक ही जाति में। और विजातीय मतलब लव मैरिज, मतलब आ या आ से मिलाया हमने ई या ई तो बना क्या? ए। आ या आ से मिलाया हमने ए तो बना क्या? ए। आ या आ से मिलाया हमने ऊ या ऊ तो बना क्या? ओ। या आ से हमने क्या मिलाया? ओ तो बना क्या? औ। ये होते हैं विजातीय, मतलब अलग अलग जाति के और सेम जाति के। 2 होते हैं सजातीय और विजातीय। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे और भी प्रकार हैं स्वर के, जिनको पढ़ने के लिए आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि हाँ, सफलता का आपने किया विचार और विचार को हमने किया साकार। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।